The world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape. Education must thus move towards less content and more towards learning about how to think critically and solve problems. The National Education Policy 2020 is intended to ignite a major breakthrough in the sphere of education in India. The purpose of this webinar is to disseminate pertinent information and analyze the facets of National Education Policy 2020. Keeping this in mind, VYK, SRDF and Department of Sociology, Nitishwar Mahavidyalaya have jointly decided to deliberate on this subject for better clarity. हम तो उस देश के वासी हैं जहां की शिक्षा के नाम पर तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हमने दिया और विश्व के सभी लोग आकर इस विश्वविद्यालय में सीखते थे और सीखे हुए बाद से अपना सर्वांगीण विकास करते थे और देश दुनिया के कोने कोने में जाकर शिक्षा की अलख जगाते थे। क्या ऐसा कालांतर में ऐसा हुआ कि जो हम कहने वाले थे, सेल्फ रेफरेंस की हम बात करने वाले थे, सेल्फ नॉलेज की बात करने वाले थे और सेल्फ कंट्रोल की बात करने वाले थे, जो कि सॉवरेन पावर की तरफ लीड करता था, वो एकाएक ऐसा क्या आया कि हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को हमने फॉलो करने लगे और हमने अक्षर ज्ञान को सर्वांगीण ज्ञान के ऊपर ज्यादा तरजीह दिया। तो सबसे पहले हमने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भूलकर हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को याद करने लगे। तो क्या ऐसा नहीं है कि हमें एक बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए? पहला जो हमारी शिक्षा नीति आई 1968 में आई। स्वतंत्रता की बाद की अगर मैं बात करूं तो 1968 में आई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में आई शिक्षा नीति। बाद में 1986 में श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति आई, जिसका कि बाद में कुछ संशोधन करते हुए पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में 1992 में फिर से किया गया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि 2040 तक की बात वो कर रहे हैं और 2040 तक शिक्षा को ऐसा बनाना चाहते हैं जो फिर से स्वर्णिम युग लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी बनी है और बहुत एम्बिशियस पॉलिसी है। इसका उद्देश्य जो नजर आता है कि वो पूरी ही एजुकेशन जो हमारी व्यवस्था है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना ढंग से बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक रोड मैप बहुत आवश्यक है। तो एक्सेस एंड इक्विटी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर जनसंख्या, शायद 65% जनसंख्या युवा लोगों की है। तो यही भविष्य है हमारे देश का। इस पॉलिसी को सस्टेनेबल, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से भी लिंक किया है और जो गोल एजुकेशन का है, शायद गोल नंबर 5 है, उसके हिसाब से नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो सबको, सारे सेक्शंस को सोसाइटी के जोड़ने का प्रयत्न है। एक ये भी इन्होंने रिकॉग्निशन दिया है कि हायर एजुकेशन बहुत आवश्यक है क्योंकि वो लाइफ की अपॉर्चुनिटीज, जीवन की अपॉर्चुनिटीज और करियर की अपॉर्चुनिटीज दोनों का विकास होता है, दोनों का ग्रोथ होती है, उससे दोनों आपको मिलती हैं। तो इसलिए हायर एजुकेशन बहुत आवश्यक है। लेकिन हायर एजुकेशन बिना सशक्त स्कूल एजुकेशन के नहीं हो सकती। तो इसलिए स्कूल एजुकेशन में सबसे पहले एक्सेस एंड इक्विटी की बात हुई है। अब स्कूल एजुकेशन पे मुझे विश्वास है और लोग बात करेंगे, लेकिन जो उसमें 4-5 चीजें हैं, पूरा चैप्टर है एक्सेस एंड इक्विटी पे, दोनों स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में। मैंने अभी किसी अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था कि इस पॉलिसी में इक्विटी की बात नहीं हुई और जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनकी बात नहीं हुई। तो मुझे लगा ये पता नहीं कैसे पब्लिश हुआ ये आर्टिकल किसी अखबार में, क्योंकि इसमें तो दोनों हायर एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में दोनों में एक चैप्टर है और सब इसमें सारे एस्पेक्ट्स लिए गए हैं, कास्ट भी, क्लास भी, जेंडर भी, बल्कि ट्रांसजेंडर भी जो अभी तक लोग इंक्लूड नहीं करते थे, और माइनॉरिटीज भी। अब जो फैक्टर्स हैं एक्सक्लूजन के, वो है कि ये भी पता लगता है कि प्राइमरी स्कूल तक तो
फिर भी हर मतलब एनरोलमेंट तो हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल से ड्रॉप आउट या होना अधिक हो जाता है, डिस्पैरिटीज बढ़ जाती हैं और हायर एजुकेशन तक आते आते सारे वर्गों की डिस्पैरिटीज बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं क्यों ऐसा होता है। एक तो हायर एजुकेशन के बारे में पूरे देश में, वो भी हिंटरलैंड जिसको कहते हैं, टियर 2 से ज्यादा रूरल एरिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में लोगों का ज्ञान जो है थोड़ा कम होता है। फिर उसका जो है कि अगर हम बच्चे को आगे नहीं पढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन नहीं देंगे, तो उसके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी भी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस कम होती है। फिर लोगों के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्योंकि आसपास अगर आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता और हॉस्टल में भेजना पड़ता है, तो छात्रवृत्ति भी मिल जाए, लेकिन फिर भी जो उसकी कॉस्ट होती है वो काफी होती है। और दूसरा क्या है कि जो इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम की बात की है, ये अच्छी बात है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से अगर आपने सब चीज 12वीं के उसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर सारा दामोदार उस पर नहीं निर्भर होता। तो आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, लेकिन हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम में भी वही परेशानियां होंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में होती हैं। तो कोई एक मापदंड नहीं होना चाहिए, मल्टीपल पैरामीटर्स होने चाहिए एडमिशन के। और एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक नहीं होना चाहिए। जैसे सैट का एग्जाम होता है, साल में 3 या 4 बार होता है और आप बार बार एग्जाम ले सकते हैं, तो उससे, लेकिन आपके जो नंबर गिने जाते हैं वो आपके आखिरी एग्जाम पर ही गिने जाते हैं। तो आपकी 12वीं की, मेरे हिसाब से 10वीं के भी नंबर, 12वीं के नंबर और एंट्रेंस एग्जाम के नंबर, और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, सारे पैरामीटर्स इकट्ठे लेने चाहिए। आज पश्चिमी दुनिया एडवांस कैपिटलिज्म या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आगे बढ़कर अपने आप को नॉलेज सोसाइटी के रूप में परिभाषित कर रही है। यूनिवर्सिटीज की परिभाषा नॉलेज इंडस्ट्रीज के रूप में आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष का ही एक एस्पेक्ट है, वह है फाइनेंस, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। उसका एक पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, माइंड इट, ध्यान दीजिए इस बात को, जितना फंड एलोकेशन डिफेंस को दिया गया था, लगभग उतना ही, लगभग 8% था, लगभग उतना ही फंड एलोकेशन शिक्षा को दिया गया था। समझिए उस समय के नीति निर्धारकों ने शिक्षा को कितना ज्यादा महत्व दिया और उसका परिणाम भी दिखा। इतने सारे IIT, IIM, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बने, क्योंकि शिक्षा को महत्व दिया गया था। कालांतर में कुछ ऐसा हुआ, शायद चाइनीज वार के एक्सपीरियंस के बाद, कि डिफेंस का बजट बढ़ता गया और सबसे ज्यादा जो कटौती हुई वो शैक्षणिक बजट में हुई और शिक्षा के क्षेत्र में बजट का ये स्थिति हुई कि वह अस्तित्व के खतरे से जूझता दिखा। बहुत दिनों तक शिक्षा पर हम लोगों ने केवल 3.5% अपने बजट का एक्सपेंड व्यय किया है, जबकि विश्व के विद्वान मानते हैं कि कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज में शिक्षा पर कम से कम 5% खर्च होना चाहिए। और अब शायद पुनः सरकार जो है इस ओर ध्यान दिया है। मैं आप विद्वजनों के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहूंगा कि रोड या कमरे में टाइल्स लगना ये कहां से एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जा सकता है? इसको कैसे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जा सकता है? क्लास की व्यवस्था नहीं है, क्लास मेरे पुराने स्वरूप में हाईटेक क्लास नहीं है, लाइब्रेरी अच्छे नहीं है, और सारी व्यवस्थाएं जो शैक्षणिक स्तर पर होनी चाहिए वह नहीं है। लेकिन बिहार एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग की ओर, बोर्ड की ओर से ये सारे जो कार्य कराए जा रहे हैं वो रोड के, तो अगर भी सरकार या हमारे जो नीति निर्धारक रोड और कमरे का जो अब टाइल्स अपग्रेड, इसको अगर शैक्षणिक के
इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं तो यह निश्चित रूप से विजन की का और दृष्टि का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस पर रेज करता है। कितना हमारे सिस्टम में लैक ऑफ इमेजिनेशन है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां मैथिली विभाग है और 30 साल के इतिहास का एक भी एडमिनिस्ट्रेशन मैथिली में नहीं हुआ है। अपॉइंटमेंट है, शिक्षक बैठे हुए हैं, प्रोफेसर भी बन गए हैं, लगभग प्रति माह 3 लाख की सैलरी बिना एक क्लास लिए। तो क्या यह इरेशनल नहीं दिखाई पड़ता है कि मगध जोन में जहां कोई भी छात्र मैथिली नहीं पढ़ता है वहां पर मैथिली विभाग खोल दिया गया हो। और दूसरे तरफ आप देखिए पटना यूनिवर्सिटी की ओर आइए, जहां पर हिस्ट्री बहुत सारे विषय 20, 22, 25 फैकल्टी के वह विभाग हुआ करते थे। साइंस कॉलेज का फिजिक्स या इधर आर्ट्स में इतिहास, जहां 26 शिक्षक हुआ करते थे, वहां एक शिक्षक, एक, और पूरा पटना यूनिवर्सिटी आज 1 और 2 शिक्षक पर उतर आया है, उससे ज्यादा नहीं है। जो हमारा जो कॉलोनियल लीगेसी है उसमें एक पॉइंट और मैं देखता हूं, कहीं भी रैशनल एलिमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई भी फाइल जो है पटना यूनिवर्सिटी में, छोटा छोटा फाइल, दूसरे जेडी में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, वह क्लर्क से जनरेट होता है और VC तक जाता है। इवन कि एक छोटा सा कोई फॉरवर्डिंग का एप्लीकेशन भी। तो जो काम 2 या 3 दिन में होने चाहिए थे, कोई भी छोटा सा नोटिफिकेशन, आखिर क्यों छोटे मोटे फाइल VC तक जाएंगे? VC तक तो केवल नीति निर्धारण वाले फाइल जाने चाहिए, लेकिन जो पैटर्न पहले का बना हुआ है, चाहे कोई भी फाइल हो, एक छोटा सा कोई एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग का फाइल भी, तो पटना यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में वह फाइल कम से कम 15 दिन तक यूनिवर्सिटी में आगे पीछे वह घूमते रहता है। और तब तक जो है जहां वह एप्लीकेशन कोई देना चाह रहा है उसका लास्ट डेट वह खत्म हो जाता है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं हम लोग को रीथिंक करने की जरूरत है और बदलते हुए परिस्थिति में अपने सिस्टम को थोड़ा रैशनलाइज करने की जरूरत है, और जो थ्रेटेंड ऑटोनॉमी ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसको फिर से थोड़ा सा रीएस्टैब्लिश करने की जरूरत है। तब सा जा करके हम जो यूनिवर्सिटी के वांछित उद्देश्य जो है शायद उससे प्राप्त कर सके। एक तो 21वीं सदी है जो अपने आप में बहुत सारा फ्यूचर पे डिपेंड करता है, और दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एक डॉक्यूमेंट। एक तो ये देखना होगा हमको कि अभी हम तकनीकी में कहाँ पे खड़े हैं शिक्षा के संदर्भ में। अगर मैं कहूँ कि अभी हम क्वार्टर डिजिटलाइज्ड हैं या हाफ डिजिटलाइज्ड भी नहीं हुए हैं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है, क्योंकि बहुत बार मैं खुद उस प्रक्रिया से गुजरा हूँ। आई हैव गॉन थ्रू दोज प्रोसेसेस वेयर you have to make online payment, and after making the payment you have to take the receipt and go manually and take your document। ये यूनिवर्सिटी में भी है और मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में भी है और ग्वालियर विश्वविद्यालय में भी है और देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी इसी तरह का अभी भी सिस्टम। और ये केवल विश्वविद्यालय तक नहीं, दूसरे जगहों पे भी इसी तरह का सिस्टम है। पेमेंट ऑनलाइन करिए, फिर प्रिंट आउट लीजिए और फिर मैनुअल जाके चीजें जमा करिए। तो अभी यहाँ पे हम तो सबसे पहली बात तो ये है कि तकनीकी को हम इनकार नहीं कर सकते। हम तकनीकी का विरोध करने की आज की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होगा कि सैलरी तो ऑनलाइन आ जाए, सामान सब ऑनलाइन हो जाए, लेकिन जब हमको टीचिंग ऑनलाइन करना पड़े तो हम उसका विरोध करने लग जाए। ये नहीं होगा, एक पैकेज में होता है। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो एक नए तरह की के परिवेश की डिमांड करती है। यू हैव टू हैव अ न्यू एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। तो वो ऐसा नहीं है कि जो मैं नोट्स पहले बनाया था क्लासरूम में पढ़ाने के लिए उसी का PPT बना दूं और फिर वही चलेगा, तो वो ऐसे चलेगा नहीं। उसके लिए आपको एक नई रणनीति बनानी होगी, सीखने की, असेसमेंट की नई रणनीति बनानी होगी। तो उस पर भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और तीसरा जो इसका डायमेंशन है, जो हम सबके लिए, मतलब केवल शिक्षकों के लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत जरूरी है, एक सामान्य नागरिक के तौर पे भी लोगों को जरूरी है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन, क्योंकि रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी।
दूसरा जो खतरा है टेक्नोलॉजी का, फर्दर एक्सक्लूजन का, कि फिर से अभी रूरल और अर्बन डिवीजन की बात आई। अगर आप देखें हमारे यहाँ स्कूल ही डिवाइड है। अगर स्कूल का आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास पहले तो ब्रॉडर कैटेगरी प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है। विद इन गवर्नमेंट यू हैव केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, फिर वो गांव का प्राइमरी स्कूल। तो वो उस सोशल कैटेगरी ऑफ स्कूल्स में ही एक बहिष्कृत जैसा दिखता है। दो फैकल्टी मेंबर्स पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो उससे क्वालिटी तो हम नहीं इंश्योर कर पाएंगे। और अगर हमको नॉलेज इकोनॉमी बनाना है, जो कि NEP 2020 में बहुत एम्फेसिस है उस पर, तो हमको क्वालिटी और जिस बात की तरफ उन्होंने गवर्नेंस का इशारा किया उस पर बहुत ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार की बात किसी ने चैट बॉक्स में लिखी थी, मुझे लगता है कि उस पर शिक्षा में बहुत कम बहस होती है, क्योंकि जिस तरह का तंत्र विकसित है डिग्रियों के घोटाले को लेके या दूसरे और तरह के विश्वविद्यालयों में, मुझे लगता है कि उसको जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे और गुणवत्ता पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तकनीकी हमारी जितनी मदद कर सकती है उतनी नहीं करेगी। लेकिन भविष्य में विश्वविद्यालयों का स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं ये तो नहीं रहेगा, तकनीकी उसको बदल देगी। बड़े हॉल, बड़े बिल्डिंग, बड़े कैंपस शायद नहीं रहेंगे। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा और केवल शिक्षा ही एकमात्र साधन है। सर्वांगीण विकास का अर्थ बहुत व्यापक है। यदि कोई पर्टिकुलर क्लास उत्तम शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति कर ले तो केंद्रित विकास होगा। शिक्षा वो जो वर्ग, जाति, लिंग भेद, रंग, नस्ल का भेद मिटाकर समस्त नागरिकों के लिए सुलभ हो, वही शिक्षा प्रणाली कामयाब होगी। अब हम जब जेंडर इक्विटी की बात करते हैं तो उनकी वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं। उनके लिए आवास जैसी योजना या कौशल विकास की बात करते हैं, उससे संबद्धता या आर्थिक उन्नयन जैसी बातें। हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते कि उनकी वर्तमान स्थिति के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ दो परिस्थिति को मैं रखना चाहूंगी। वह वंचित वर्ग जो बुनियादी शिक्षा से वंचित रह गया और वर्तमान समय में अपने को पिछड़ा पाता है, और दूसरा उस वंचित वर्ग के बच्चे, उनके लिए समेकित विकास का प्रबंधन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की चर्चा बहुत ही विस्तृत रूप से की गई है, परंतु समाज के रूढ़िवादी एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बाल्यकाल में ही एक कन्या को स्कूल जैसी बुनियादी शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। It is called that investment in girls' education is a bad investment. क्यों? क्योंकि वो पढ़ेगी, बढ़ेगी, कमाएगी तो उसका लाभ विवाह के पश्चात उसके उस परिवार को मिलेगा जहां वो जाती है, और उस परिवार को नहीं जहां उसने जन्म लिया है। तो ये सोच, एक पराये घर में जाने की लड़कियों के प्रति जो सोच है, वो अभी तक हमारे समाज में बनी हुई है। हमें शिक्षा को केवल आर्थिक विकास का मानक न मानकर संपूर्ण विकास का आधार मानकर चलना होगा। ट्रांसजेंडर को बुनियादी शिक्षा का कोई अवसर ही नहीं मिला। समाज से या समाज के दबाव के कारण परिवार से त्याज ये वर्ग हिंसा, कुंठा, शोषण, असमानता का शिकार रहा है। नई शिक्षा नीति में यह चर्चा कहीं की गई है, परंतु उसके लिए कोई स्पष्ट रोड मैप तैयार नहीं है। ट्रांसजेंडर बच्चियां, विकलांग, आरक्षित जाति के बच्चे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के प्रारंभिक सोपान में यदि सम्मिलित कर लिए जाएं और उनमें नैतिकता, मानवीय गुणों, समानता, सम्मान, स्वच्छता और सेवा भाव के गुणों का विकास करने की ईमानदारी और पारदर्शिता, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगी, ईमानदारी और पारदर्शिता से चेष्टा की जाए तो हम इन वर्जनाओं को तोड़ सकते हैं। इनिशियल स्टेज में कोई भी बच्चा डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझता और सभी को से वो दोस्ती कर लेता है। प्रारंभिक स्तर पर पनपा यह नैतिक मूल्य उसके भविष्य की नींव मजबूत करेगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है। प्रत्येक बच्चे या युवा में कोई ना कोई विधा छुपी रहती है, उसे पनपने देना। अपने स्किल को वो बड़े मनोयोग से सीखेगा, उसमें सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करेगा और उससे उपार्जन का माध्यम भी बना सकता है। अपना पसंदीदा काम या व्यवसाय करने में उसे बोरियत नहीं लगेगी।
बिहार में साइकिल योजना एक बहुत सुखद कदम है। फिर डिस्टेंस लर्निंग, ओपन स्कूलिंग, इग्नू जैसे कार्यक्रम जो हैं वो भी जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा जो है उसकी सुविधा भी एक सशक्त कदम है। इसके साथ ही एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो की स्थापना एक बहुत अच्छी पहल है। पर इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जब मैंने पढ़ा भी, अभी तो बहुत इसको पटल पर रख के बहुत सारी इसमें बातें होंगी, परंतु उसमें महिलाओं का और ट्रांसजेंडर जैसे का जो इंक्लूजन है उस पर बहुत बृहद चर्चा नहीं की गई है। जैसे प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का बहुत ही अच्छा विस्तृत वर्णन है और बहुत अच्छा भी है, बहुत सुखद है। I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Mr. Vishwanand, Secretary, Social Research and Development Foundation, for the perfect logistic support and guidance he has extended for all of us for making this webinar successful. Thank you so much. VYK की पूरी टीम की तरफ से हमारे participants को बहुत बहुत धन्यवाद. Education is not the learning of facts, but training of the mind to think. Thank you so much everyone for being there. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.